साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो प्रश्न हम लेकर के आए हैं, यह जो प्रश्न है ये आपके एस्टेट में पिछले बार देखने को मिले होंगे और आपके जो एस्टेट होने वाले हैं उसमें इसी तरह का क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मिलेगा। हो सकता है इस सीरीज में भी मैं 100 प्लस क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। तो इसमें जो कुछ आज वीडियो करा रहा हूँ इसमें कुछ और वीडियो जोड़ते हुए नेक्स्ट वीडियो में भी दूंगा। लेकिन ये जो जितने प्रश्न करा रहे हैं आपको मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, इसमें से अगर बाय द वे मैं 100 प्रश्न इसमें करा रहा हूँ तो इसमें का 40 प्रश्न जरूर आएगा। वैसे आपको अब तक जितने क्वेश्चन करा दिया हूँ चैनल पे, अगर आप सारे वीडियो को कोई भी वीडियो स्किप नहीं किए हैं, अगर प्रत्येक वीडियो को देखें हैं तो आप पाएंगे कि आपको पूरे प्रश्न जो एस्टेट में आपको 100 प्रश्न आने वाले हैं वो मेरे ही चैनल से आपको दिखाई देंगे। और जो बीपीएससी में है उसमें भी आपको मैं 90% प्रश्नों का मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बताए गए कंसेप्ट पे ज़रूर आएंगे, ठीक है। वैसे आपको जहाँ से भी प्रश्न मिले, कहीं से भी मिले, प्रश्नों का अभ्यास ज़रूर करिए, चूँकि एग्ज़ाम के समय में आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्टिव रूप से कोई पुस्तक पढ़िए और जहाँ से भी आपको प्रश्नों का अभ्यास मिले ज़रूर करिए। तो साथियों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं शानदार कंटेंट लाता रहूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राग यमन कौन सी थाट से लिया गया है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कल्याण थाट का ये राग है। राग यमन का पहले जो प्राचीन नाम था वो कल्याण ही था, लेकिन बाद में मुगल शासन के समय इसको यमन कहा जाने लगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? देखिए दोस्तों, रूपक ताल के विषय में अलग अलग बोर्ड अलग अलग इसका मत है। कोई पहली मात्रा पे खाली मानते हैं तो कोई बोर्ड पहली मात्रा पे सम मानता है। तो डिपेंड करता है बोर्ड पे वो क्या मानता है। लेकिन अगर बाय द वे बीपीएससी एस्टेट में आपको पूछ दे रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पे होती है और ऑप्शन में पहली मात्रा अगर दिखाई दे तो आप पहली मात्रा पे जरूर टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? साथियों एक ताल जो है 12 मात्रा का ताल है, इसमें 6 विभाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। पंचम सवारी ताल में कितने मात्राओं के होते हैं? यानी कि पंचम सवारी जो ताल है कितने मात्राओं के होते हैं? तो 15 मात्रा का ताल होता है। ख्याल के साथ कौन सा ताल बजाया नहीं जाता है? झुमरा ताल, दीपचंदी ताल, एक ताल, ये सभी ख्याल के साथ प्रयोग किए जाते हैं। आपको दीपचंदी तो ठुमरी के साथ भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो 4 ताल है वो ख्याल के साथ नहीं प्रयोग किया जाता है। 4 ताल ध्रुपद का ताल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। झप ताल कितने मात्राओं की होती है? झप ताल 10 मात्राओं का ताल है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है। 3-4-3-4 का विभाग कौन सी ताल में होता है? झुमरा ताल 14 मात्रा का ताल है, इसमें आपको 3-4-3-4 का विभाग दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। एक ताल में खाली कौन सी मात्रा पे होती है? दोस्तों ऑप्शन में तो नहीं दिया एक ताल में खाली कौन सी मात्रा पे होती है, लेकिन एक ताल में खाली 3 और 7वीं मात्रा पे होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कहाँ हुआ? विष्णु नारायण भातखंडे जी जो थाट के प्रतिपादक हैं, जो 10 थाटों का हम लोग के हिंदुस्तान में प्रयोग किया जाता है उसके प्रतिपादक हैं ये। तो विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कब हुआ था? 10 अगस्त 1860 को हुआ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है। पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजकर के मुख्य शिष्य कौन थे? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस साइड में क्वेश्चन है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गज़ल गायक का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक अमीर खुसरो थे, ठीक है। पंडित पलुस्कर जी की पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जा सकती है? तो पलुस्कर जी का पहली मात्रा दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया गया। पहली मात्रा उनका ये नंबर का जो 1 होता है वो एक पहली मात्रा होता है और इस तरह से उनका खाली था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का। भातखंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं? भातखंडे जो हम लोग का प्रयोग में होता है उत्तरी संगीत में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 से खाली दर्शाते हैं। भूपाली राग की थाट उत्पन्न होती है, यानी कि भूपाली राग कल्याण थाट का राग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है? झुमरा ताल 14 मात्राओं की ताल होती है, अभी कुछ देर पहले भी देखे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियाँ? भारतीय संगीत की दोस्तों 2 पद्धतियाँ, एक दक्षिणी संगीत है और एक उत्तरी संगीत। दक्षिणी संगीत को कर्नाटकी संगीत भी कहते हैं। गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं? गायन का जो उपयोगी नाद है उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है। सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन गलत है।
क्वेश्चन होना चाहिए कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? जो शुद्ध स्वरूप होता है उससे जो ऊपर नीचे आते हैं उन स्वर को विकृत बोलते हैं। ठीक है, स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया क्या कहलाता है? जब ऊपर जाएंगे तो आरोह होगा और नीचे जाएंगे तो अवरोह होगा। इस कंसेप्ट से स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को आरोह कहते हैं। इस कंसेप्ट से बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। तो साथियों, मैं आपको बोलता हूँ ना कि जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या आपके प्रैक्टिस सेट्स है, जो भी आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को आपको दिया जा रहा है और इसी कंसेप्ट से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। चूँकि सिलेबस यही है, टॉपिक यही है, थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर करके आएगा, लेकिन कंसेप्ट आपका यही रहेगा। तो आप विश्वास के साथ सारे क्वेश्चन को अभ्यास करते रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? किसी भी राग को गाने के लिए कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। थाट कितने होते हैं? 10 थाट होते हैं हमारे हिंदुस्तानी संगीत में और 19 थाट होते हैं दक्षिणी संगीत में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपने ही थाटों के नाम से जो राग उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय राग कहा गया। मैं कई बार समझा चुका हूँ। ठीक है, नाद की कितनी विशेषताएं होती है? नाद की 3 विशेषताएं होती है। ठीक है, और कौन कौन सी वो 3 विशेषताएं हैं? विशेषताएं आप देख लीजिए, नाद का छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचाई नीचाई और नाद की जाति अथवा गुण। ठीक है, जिसको तारता, तीव्रता और टिम्बर के नाम से भी शॉर्टकट में हम लोग जानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, स्वरों की चलन को क्या कहते हैं? स्वरों की जो चलन है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये हम लोग देख लेते हैं, स्वरों की चलन अलंकार को कहते हैं। स्वर एक निश्चित ऊंचाई की आवाज़ का नाम है। यह कर्ण मधुर आनंददायी होता है। संगीत में मूल 7 स्वर है जो 12 स्वर से होते हैं। तो स्वरों का जो चलन होता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और दोस्तों, रागों का जो चलन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पकड़ कहते हैं। साथियों, आपको मैं कम समय में थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ और फास्ट लेकर के इसलिए चल रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट हम लोग कर सके। क्योंकि फिजूल का समय बर्बाद करने में वीडियो में कोई वो बेनिफिट मुझे नहीं लगता है। मुझे ये ध्यान में रहता है कि कम समय में आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाए ताकि आप एग्ज़ाम में लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरा सपोर्ट हो जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? साथियों, ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? अस्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुपद गीत में प्रायः क्या गाया जाता है? यानी कि ध्रुपद गीत जो है ना भक्ति रस का गीत है, तो भक्ति गीत इसमें प्रायः गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है? धमार जो गीत है वह धमार ताल में गाया जाता है। ठीक है, होली के लिए कुछ लोग होली भी बोलते हैं। ठीक है, ये फेमस है यह ताल। छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं? छोटे छोटे तानों की जो लड़ी होती है दोस्तों उसको टप्पा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 7 स्वरों वाले राग को क्या कहते हैं? जब 7 स्वर प्रयोग होता है तो उसे संपूर्ण कहते हैं। ठीक है, और आडव कब कहते हैं? 5 स्वर को और साडव 6 स्वर को। वादों को यानी कि सारंगदेव के अनुसार मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? सारंगदेव के अनुसार, संगीत रत्नाकर के हिसाब से रागों को वादों को कितने भाग में विभाजित किया गया? तो 4 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, क्या क्या किया गया थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो वह है तत्, सुशीर, घन और अवनद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिन वादों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, चमड़े से निर्मित वाद्य को अवनद वाद्य कहते हैं। ठीक है, इस राज को कौन से यंत्र से बजाते हैं? इस राज को कमानी द्वारा बजाते हैं। ऑप्शन 3 आप लोग का सही हो जाएगा। कुछ लोग कमानी को गज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मीट कहते हैं, तो वादों में क्या कहेंगे? तो वादों में अगर गायन में मीट होता है तो वादों में सूत बोलते हैं उसको। ठीक है, सूत बोलते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सत लिखा हुआ है, मिस टाइपिंग है लेकिन सूत होगा। ठीक है, दिल्ली बाज को क्या कहते हैं? दिल्ली बाज को क्या बोलते हैं? मस्जिद खानी बाज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा खानी बाज को क्या कहते हैं? राजा खानी बाज को लखनऊ बाज कहते हैं। ठीक है, तबले के ठेका को सुनकर हम क्या पहचानते हैं? तो तबले के ठेका को सुनकर हम ताल पहचानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है? तानपुरा जो है उंगलियों द्वारा बजाते हैं। सभी लोग तानपुरा तो बजाते ही हैं, सबको पता होगा तानपुरा के विषय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है? तो शहनाई में आपके पत्ती द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है। उसमें फूंकते हैं, इस तरह का जो पार्ट होता है इसके अंदर पत्ती रहता है। ठीक है,
तब स्वर उत्पत्ति होती है। उस्ताद अली अकबर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर है? उस्ताद अली अकबर खां सरोद वाद बजाते थे, ठीक है, और जाने वाले सरोद वादक थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े साधक थे। उस्ताद अली अकबर खां को पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां को कौन नहीं जानता, ये आपके भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। इनका मूलतः निवास जो था डुमराव बिहार में इनका घर था, ठीक है। बाद में उन्होंने बनारस अपना कर्मभूमि बना लिया था, ठीक है। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राग वृंदावनी सारंग का संप्राकृतिक राग कौन सा है? राग वृंदावनी सारंग का साथियों सुर मल्हार इनका संप्राकृतिक राग है। निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग होते हुए भी साडव साडव जाति का है? यानी कि जो ऑप्शन दिया है इसमें से ऐसा राग है जो आश्रय राग, आश्रय राग का मतलब मैं बता चुका हूँ, अपने थाटों के नाम से उत्पन्न होने वाले राग को आश्रय राग कहते हैं। वह साडव साडव है, तो हम लोग का आंसर मारवा हो जाएगा। पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? खेमटा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन से जोड़े की ताले मात्राओं की दृष्टि से बेमेल है? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, सूल ताल झप ताल आपका ये भी 10-10 मात्रा का, रूपक और तीव्रा 7-7 मात्रा का, धमार और दीपचंदी 14-14 मात्रा का है। लेकिन जो आपका लक्ष्मी और गणेश ताल है यह बेमेल है, ठीक है। इसका व्याख्या मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि है बेमेल। तो देखिए, गणेश ताल एक प्रचलित ताल है, यह 20 मात्रा का ताल होता है, ठीक है, तथा इसके 10 विभाग होते हैं, ठीक है। और लक्ष्मी ताल में कितना होता है? 18 मात्रा का ताल है, तो 18 और 20 यह बेमेल हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है? देखिए, सा एक ऐसा स्वर है, कोई आधार स्वर उसको बोलते हैं, तो सा किसी में विवादी स्वर नहीं हो सकता और किसी में वर्जित भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो आधार स्वर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं? तो तिलक का मुझ जो लगता है उसमें वक्र स्वर लगता है, और साथ ही दरबारी में भी वक्र स्वर लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में विवादी नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में विवादी नहीं है? तो कोमल नी एक ऐसा स्वरूप है जो किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कोमल नी एक ऐसा स्वर है जो किसी भी राग में विवादी नहीं है। साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी आपको वीडियो दिया जा रहा है, आप विश्वास के साथ किसी भी वीडियो को स्किप ना करिएगा। प्रत्येक वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, आपको सारे पैटर्न एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होंगे यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस और टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और ये जो प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है, मैं PYQ जो करा रहा हूँ, ये ऑलरेडी किसी न किसी बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भीमपलासी राग में किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं? तो भीमपलासी राग में गंधार पर न्यास कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? तो मेलापक जो है प्रबंध का भाग है, प्रबंध का क्या है? धातु है, तो आलाप का प्रकार नहीं, हम लोग का आंसर मेलापक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्धोदर्शक स्वर कहा जाता है? अर्धोदर्शक स्वर मध्यम को कहा जाता है। और मध्यम को कैसे कहा जाता है दोस्तों, मैं समझा चुका हूँ, चूँकि मध्यम जो स्वर है कभी कभी पूर्वांग और उत्तरांग में अकॉर्डिंग टू राग आपको कंडीशन के हिसाब से वह प्रयोग किया जाता है, इसलिए अर्धोदर्शक स्वर इसको कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस विवादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है? तो राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का अल्प प्रयोग कोमल नी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का रूप अल्प प्रयोग में कोमल नी प्रयोग किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग के वादी संवादी नहीं हो सकते हैं? यानी कि ये जो जोड़े हैं इसमें से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग के वादी संवादी नहीं हो सकते हैं? रे और ग, ठीक है। इसका स्वरांतर भी आप देख सकते हैं कितना कम है, ठीक है। ये चूँकि एक पास करा गया, स्वरांतर कम से कम 9-13 तो होने ही चाहिए वादी संवादी के लिए, तो इसमें ये कंडीशन बन नहीं रहा है, तो रे और ग हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियाँ होती हैं? तो रागों की वेंकटमुखी के हिसाब से रागों की कुल 9 जातियाँ होती है, और केवल जाति रहता, अगर यहाँ पे कुल नहीं रहता, ठीक है, तो केवल जाति रहता तो हम लोग 3 लगाते, लेकिन यहाँ पे कुल लिखा हुआ तो हम लोग का कुल 9 जाति हो जाता है, ठीक है। और कैसे हो जाता है? ऑडव 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 साडव ऑडव संपूर्ण, साडव 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 ऑडव साडव संपूर्ण, यानी कि ऑडव 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 और साडव और संपूर्ण से जब पेयर बनाएंगे, इतना तो आप लोग बेसिक है समझ ही रहेंगे कैसे ना हो जाता है।
चलिए, उत्तर भारतीय प्रति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय प्रति में किस नाम से पुकारते हैं? तो उत्तर भारतीय प्रति में जो कोमल रे के नाम से पुकारा जाता है उसको दक्षिण भारतीय में शुद्ध रे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का शुद्ध रे हमारे उत्तर भारत में कोमल रे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चतुश्चैव षड्ज मध्यमा पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिश्री ऋषभ धैवता श्रुतियों पर स्वर स्थापित करने वाला यह दोहा किसने रचा? तो साथियों, यह जो दोहा है यह मेरे ख्याल से संगीत रत्नाकर के सारंगदेव इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं जब पढ़ा था इसको तो मेरे हिसाब से सारंगदेव ही इसका आंसर होना चाहिए, और मैं इस पर कन्फर्म हूँ कि सारंगदेव ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था इसका स्रोत, जब किसी पुस्तक को मैं पढ़ रहा था वहाँ पे ये जो दोहा है यह सारंगदेव के द्वारा ही माना गया था। ठीक है, तो आप इसके बारे में चतुश्चैव षड्ज मध्यमा पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिश्री ऋषभ धैवत जो दोहा है, इसके बारे में मैं सही हूँ या गलत हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय द वे, हो सकता है मैं भी गलत साबित हो सकता हूँ, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का डाउट हो कभी भी किसी क्वेश्चन को लेकर के तो आप कमेंट बेशक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? तो 57 नंबर का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, लक्षण गीत किसी भी राग को परिचय कराने के लिए होता है। ठीक है, नाट्यशास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। चलिए हम लोग का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार प्रश्नों के साथ। साथियों, किसी भी डाउट के लिए कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, और अब तक चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि आपकी सपोर्ट से मेरा भी कुछ भला हो सके।